हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsai.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी बनाकर इसका महत्व लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम सक्रियता श्रेणी कैसे बनाते हैं ये समझेंगे, सक्रियता श्रेणी की परिभाषा देखेंगे और पूरी सक्रियता श्रेणी कैसी होती है उसे हम देखेंगे। साथ ही साथ सक्रियता श्रेणी का महत्व या उपयोग जानेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमने पुरानी अध्यायों में पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं पोटेशियम धातु की क्रिया सोडियम धातु के लवण से कराऊं, सोडियम धातु का लवण अर्थात नमक का जलीय विलयन, तो क्या होगा? पोटेशियम सोडियम को उसके यौगिक से हटा देगा और खुद Cl से जाकर जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील है। इसी प्रकार यदि मैं सोडियम धातु की क्रिया कैल्शियम धातु के लवण से करा दूं, तो सोडियम कैल्शियम धातु को उसके लवण या यौगिक से प्रतिस्थापित कर देगी, खुद Cl से जाकर जुड़ जाएगी और कैल्शियम धातु अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम धातु कैल्शियम से अधिक क्रियाशील है। एक और उदाहरण लेते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया का। अगर मैं कैल्शियम धातु की क्रिया मैग्नीशियम धातु के लवण जैसे MgCl2 से कराऊं, अर्थात MgCl2 के जलीय विलयन में मैं कैल्शियम धातु के टुकड़े डाल दूं, तो क्या होगा? आप खुद जानते हैं, मैग्नीशियम धातु इस यौगिक से अलग हो जाएगी और कैल्शियम का लवण CaCl2 बन जाएगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। इस प्रकार हम अगर धातुओं को अन्य धातुओं के लवण विलयन से क्रिया कराते जाएं तो हमें पता चलता जाएगा कि कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील हैं और कौन सी कम। जैसे पुनः मैं अगर मैग्नीशियम धातु की क्रिया एल्युमिनियम धातु के लवण से करा दूं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर मैग्नीशियम धातु का लवण तैयार हो जाएगा, एल्युमिनियम धातु अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है। इस प्रकार अगर हम धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों से क्रिया कराएं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी धातुएं अधिक और कौन सी कम क्रियाशील हैं। अब अगर इन सभी धातुओं को हम क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमा दें, सबसे ऊपर हम पोटेशियम रखेंगे क्योंकि वो सोडियम से अधिक क्रियाशील है, सोडियम के नीचे कैल्शियम और कैल्शियम के नीचे मैग्नीशियम। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा पता कर लिया कि कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील हैं और कौन सी कम, और उन्हें उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमा दिया। तो ये जो श्रेणी तैयार हो रही है आपकी, इस श्रेणी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। चलिए हमें पता चला कि सक्रियता श्रेणी कैसे बनती है। विस्थापन प्रयोगों के बाद धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर जमा कर जिस श्रेणी को विकसित किया गया है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके यौगिक से या लवण विलयन से प्रतिस्थापित करती हैं, अर्थात श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्रमशः कम होती जाती है। इस आधार पर हमने ये सक्रियता श्रेणी तैयार कर ली। खुद देखें आप, मैंने पहले बताया था वही क्रम सक्रियता श्रेणी में भी है धातुओं का। ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु को हमने रखा है, जैसे पोटेशियम जो सर्वाधिक क्रियाशील है। फिर नीचे की ओर गए तो हमने घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को जमाया और सबसे नीचे जमा दिया सबसे कम क्रियाशील धातुएं। तो तैयार हो गई हमारी एक श्रेणी, यही है सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी हमने देख ली। सक्रियता श्रेणी का महत्व जानेंगे हम, सक्रियता श्रेणी के उपयोग जानेंगे, सक्रियता श्रेणी से क्या फायदा हमको, सक्रियता श्रेणी देखकर हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, ये हम देखेंगे। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा समझ में आ गई। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
सक्रियता श्रेणी का पहला महत्व या उपयोग, धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। सक्रियता श्रेणी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम। ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील, नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील और सोना और चांदी सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। इसलिए सोना चांदी प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो सक्रियता श्रेणी देखकर आप बता सकते हैं कि दो धातुओं में से कौन सी अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम। जैसे हमने बताया एल्यूमिनियम और जिंक में से, तो आप बता सकते हैं सक्रियता श्रेणी देखकर एल्यूमिनियम ऊपर है, अर्थात एल्यूमिनियम जस्ते से अधिक क्रियाशील है। यह पहली बात हमें पता चली। चलिए दूसरी बात लिखी हुई है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पता चलता है। सक्रियता श्रेणी से हमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं, कोई धातु दूसरी धातु के लवण विलयन से उसको प्रतिस्थापित करेगी या नहीं, इसका भी पता चलता है। ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कॉपर धातु का लवण ले लिया जिसे हम CuSO4 भी कहते हैं। यह नीले रंग का होता है, इसका जलीय विलयन नीले रंग का होता है, इसे नीला थोथा कहा जाता है। अब इसकी अभिक्रिया पहले हमने जस्ते धातु से करवा दी, अर्थात हमने कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जस्ता धातु का टुकड़ा डाल दिया। अब आप देखेंगे कि कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्का पड़ रहा है, अर्थात जो नीला विलयन था वो धीरे धीरे रंगहीन हो गया है। क्यों रंगहीन हो गया? क्योंकि CuSO4 उस विलयन में से खत्म हो गया और उसकी जगह बन गया ZnSO4। क्यों? क्योंकि Zn कॉपर से अधिक क्रियाशील है, उसने कॉपर को इस लवण से हटा दिया। CuSO4 खत्म हो गया, ZnSO4 बन गया, नीला विलयन रंगहीन हो गया। यह प्रयोग हम प्रयोगशालाओं में करते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं। अच्छा, यही प्रयोग में अगर इस प्रकार करूं, पुनः हम कॉपर सल्फेट का नीला विलयन ले लें, ये ले लिया, लेकिन इस बार इसमें मैंने चांदी के टुकड़े डाल दिए, सिल्वर धातु के टुकड़े डाल दिए, तो क्या अभिक्रिया होगी? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग या नीला विलयन रंगहीन हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं, यह अभिक्रिया नहीं होगी। कॉपर सल्फेट के नीले रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Ag या चांदी कॉपर के नीचे है, अर्थात Ag की क्रियाशीलता कॉपर से कम है, इसलिए ये कॉपर को इसके विलयन से प्रतिस्थापित नहीं करेगी और प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, कॉपर सल्फेट का रंग नहीं बदलेगा। तो आसानी से आप सक्रियता श्रेणी देखकर बता सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं। तीसरा पॉइंट देखिए, धातुओं की जल और ऑक्सीजन से क्रिया का पता चलता है। जल और ऑक्सीजन से क्रिया, सक्रियता श्रेणी में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता पानी और ऑक्सीजन के प्रति घटती जाती है। कैसे घटती जाती है? देखिए मैं आपको बताता हूं। सोडियम धातु, ये सोडियम धातु, ये ठंडे जल से क्रिया कर लेती है। आप सोडियम धातु का टुकड़ा ठंडे पानी में डाल दीजिए, आग पकड़ लेगा, क्योंकि जैसे ही आप सोडियम का टुकड़ा ठंडे पानी में डालेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ऊष्मा निकलेगी, उस ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन जलेगी। इसी प्रकार सोडियम के साथ साथ कैल्शियम, ये दोनों धातुएं ठंडे जल से क्रिया कर लेती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रतिस्थापित करती हैं, निकलने वाली ऊष्मा से वो हाइड्रोजन जलती है। नीचे चलें, अब आई आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु ठंडे नहीं बल्कि गर्म जल से क्रिया करती है। गर्म जल में आप मैग्नीशियम डालेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, लेकिन वो हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ेगी। क्यों नहीं पकड़ेगी? क्योंकि इतनी ऊष्मा नहीं निकल रही है। उसके बाद और नीचे चलें तो एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा यानी आयरन, ये ना तो ठंडे जल से क्रिया करते हैं ना गर्म जल से क्रिया करते हैं, बल्कि ये पानी की भाप से क्रिया करते हैं, जो पानी को गर्म करने से बनती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जल की प्रति क्रियाशीलता घटती जा रही है। ऊपर की धातुएं सोडियम, पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया कर लेती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करती हैं, और नीचे की धातुएं ठंडे और गर्म जल से नहीं बल्कि भाप से क्रिया करती हैं, और सबसे नीचे की धातुएं पानी से क्रिया
नहीं करती। इसी प्रकार ऑक्सीजन से क्रियाशीलता का भी पता चलता है। ऊपर की जो धातुएं हैं वो तेजी से ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। सोडियम को आप खुला छोड़ दीजिए, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेगा। ये Na2O सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। इसी प्रकार कैल्शियम भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तेजी से, और CaO कैल्शियम का ऑक्साइड बना लेगा। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्रियाशीलता ऑक्सीजन के प्रति कम होती जाएगी। नीचे की धातुएं ऑक्सीजन से धीमी क्रिया करेंगी और ये भी ऑक्साइड बनाएंगी, और इनके धात्विक ऑक्साइड को हम जंग या संक्षारण भी कहते हैं, जबकि नीचे की धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगी। तो प्रतिस्थापन इस सक्रियता श्रेणी को देखकर हम यह बता सकते हैं कि कौन सी धातुएं जल से क्रिया करेंगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी, और कौन सी नहीं। चौथा पॉइंट है धातुओं की अम्ल से क्रिया का पता चलता है। इस सक्रियता श्रेणी को गौर से देखें। इसमें जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं ये अम्लों से क्रिया करती हैं, और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं ये अम्लों से क्रिया नहीं करती। यानी ऊपर वाली धातुएं, जैसे हम Zn ही ले लें, जस्ता धातु, और इसे अम्ल में डाल दें तो पता है क्या होगा। जैसे ही आप अम्ल में जस्ता धातु के टुकड़े डालेंगे बुदबुदाहट होगी, सरसराहट होगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और Zn का अम्ल लवण बन जाएगा। तो ऊपर वाली धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रतिस्थापित करती हैं, और जो नीचे की धातुएं हैं हाइड्रोजन के नीचे वाली, ये अम्लों से क्रिया नहीं करती। सोना और चांदी किसी एक अम्ल में नहीं घुलते, इसलिए इन्हें घोलने के लिए अम्ल राज बनाना पड़ता है। तो ये भी हमें पता चल गया सक्रियता श्रेणी से कि हाइड्रोजन के ऊपर आने वाली धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रतिस्थापित करती हैं, जबकि नीचे वाली धातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती। पांचवा पॉइंट, धातुओं द्वारा बनाए गए यौगिकों का पता चलता है। क्या पता चलता है? कि धातुएं प्रकृति में किस रूप में मौजूद रहेंगी। धातुओं के अयस्कों का पता चलता है। देखिए, सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाली धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम, ये प्रकृति में क्लोराइड तथा ऑक्साइड यौगिकों के रूप में मिलती हैं। अर्थात इन 5 धातुओं के अयस्क क्लोराइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। आप खुद देख लीजिए, पोटेशियम KCl के रूप में मिलेगा, सोडियम NaCl के रूप में मिलेगा, कैल्शियम CaCl2, मैग्नीशियम MgCl2, Zn ZnCl3। तो ये सारी धातुएं या तो क्लोराइड के रूप में मिलेंगी या ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके मिलेंगी, जैसे KO Na2O, K2O Na2O, CaO, MgO, Al2O3। तो ऊपर वाली जो धातुएं हैं ये प्रकृति में क्लोराइड और ऑक्साइड के रूप में मिलती हैं। इनके क्लोराइड और ऑक्साइड अयस्क प्रकृति में पाए जाते हैं। उसके नीचे देखिए, Zn से लेकर Hg तक की जो धातुएं हैं ये प्रकृति में कार्बोनेट और सल्फाइड यौगिकों के रूप में मिलती हैं। अर्थात इनके कार्बोनेट CO3 से मिलकर बने यौगिक तथा सल्फाइड S से मिलकर बने यौगिक प्रकृति में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे ZnCO3, FeCO3, CuCO3। इसी प्रकार ZnS, PbS और HgS। मरकरी HgS के रूप में प्रकृति में पाई जाती है, जिसे हम सिनेबर या मरकरी का अयस्क भी कहते हैं। और सबसे नीचे वाली धातुओं की बात चलती है तो सबसे नीचे वाली धातुएं शुद्ध रूप में मिलती हैं, ये किसी भी अयस्क के रूप में नहीं पाई जाती। तो सक्रियता श्रेणी से हमें पता चल गया कि कौन सी धातुएं किस प्रकार के यौगिक बनाएंगी, वह प्रकृति में किस अयस्क के रूप में मौजूद रहेंगी। इतना पता चल जाने के बाद फिर हमें छठा फायदा देखने को मिलेगा। धातु कर्म, मेटलर्जी, अर्थात धातुओं के निष्कर्षण की जानकारी भी हमें इस श्रेणी से मिल जाती है। अब जो धातुएं क्लोराइड और अयस्क के रूप में प्रकृति में मिल रही हैं उन्हें आप विद्युत अपघटन विधि से शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं, उनके क्लोराइड और ऑक्साइड अयस्क से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो धातुएं कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में प्रकृति में मिल रही हैं उन्हें आप कार्बन द्वारा अपचयन, जिसे निस्तापन या भर्जन कहते हैं, उन विधियों के द्वारा शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो सक्रियता श्रेणी द्वारा जब हमें पता चल जाता है कि कौन सी धातुएं किस यौगिक के रूप में प्रकृति में मिलेंगी, तो हम उस यौगिक से उसको शुद्ध रूप से निकालने की विधि का भी पता कर सकते हैं। क्लोराइड और ऑक्साइड से हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध धातु को निकालेंगे।
कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों से हम निस्तापन और भर्जन विधि द्वारा धातु को शुद्ध रूप में निकालेंगे। तो हमने पहले नीचे क्या जाना? नीचे हमने ये जाना कि विस्थापन अभिक्रिया द्वारा कैसे सक्रियता श्रेणी बनाते हैं। फिर सक्रियता श्रेणी का चित्र देखा। उसके बाद सक्रियता श्रेणी से हमें क्या लाभ है, सक्रियता श्रेणी से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, वो हमने देखा। इस प्रकार हमारा पूरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।